देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूँ रिदा सैफी। बदकिस्मती से हमने जो आइन, कावानीन और अदालतों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता कर ली। ये झूठी उम्मीदें हैं क्योंकि सब इदारे अगर सही से काम कर रहे हैं तो मुल्क की सड़कों पर चलती फिरती गुर्बत क्यों है, क्यों ज़बान कैद है और कलम की नोक तोड़ दी गई है, क्यों हमारे पार्लिमान के लोगों की हैसियत महज कठपुतली वाली है, क्यों सियासतदान पॉलिसी साज नहीं रहे हैं, क्यों सियासतदान एक दूसरे से नहीं बल्कि किसी तीसरे इदारे से बात करने को तरजीह देते हैं, क्यों हुकूमत में रहते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद को सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करना पड़ता है। आज इन सब सवालों के जवाब खुद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से जानेंगे, साथ साथ उनसे हमारी खारिजा अप्रोच पर भी सवाल होगी। उनसे जानेंगे कि हमने इंटरनेशनल सतह पर अपनी हैसियत क्यों और किस वजह से खोई है, क्या वो वापस आ गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो गया, मगर अब तक जो बाज़गश्त करती है बात वो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसलिए गिराया गया था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते थे कि रूस से मामलात बेहतर हों। इस बात में कितनी सदाकत है ये भी उनसे जानेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म के चीन के दौरे पर भी गुफ्तगू करेंगे और जो हालिया भारत के इलेक्शंस हुए हैं और मोदी को किस तरह से हजीमत का सामना उठाना पड़ा है, इस सब पर भी बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज हमने दावत दी है ख़ास तौर पे हमारे लिए इस्लामाबाद से ऑल द वे जी कराची में मौजूद है सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है और मेरे वन ऑफ द फेवरेट, और मैं कहती हूँ उनको कि टीचर भी मानती हूँ, मेंटर भी मानती हूँ। तो आज उनको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद विद अस हियर इन द स्टूडियो। आपको पहले तो ईद मुबारक, क्योंकि ईद भी चल रही है। कराची बड़ी जानदार जगह है, इसमें लोगों में बड़ा करंट है, मेहनत करने वाले लोग हैं, सलाहियत वाले लोग हैं, तो मज़ा आता है मुझे कराची में हमेशा। तो क्या हो रहा है, हुकूमत में होते हुए कहना पड़ रहा है कि जी जो कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, जो सियासी कैदी हैं, और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा उस फोरम से आना जो कि सबसे बड़ा फोरम है पार्लियामान का, अपर हाउस यानी कि सेनेट जिसको कहते हैं। तो कोई हो रही है सुनवाई? मेरे ख्याल में कुछ हद तक हो रही है, क्योंकि जो गलत बात है चाहे हुकूमत में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, तो हमें तो सही बात करनी चाहिए ना, कलमा हक तो कहना चाहिए। तो अगर ज़्यादती हो रही है, एक ज़माने में हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, अब जो ज़्यादती करने वाले अब उनसे ज़्यादती हो रही है, तो फिर वो भी गलत है। तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। तो मेरे ख्याल में जो गलत बात है वो गलत बात है और जो सही बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं पाकिस्तान की उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ इस वक्त आपके सामने बैठी हुई, जो इस वक्त 70% से ज़्यादा है कहते हैं। और मेरा भी सवाल उन्हीं लोगों की तरह होते हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे या फिर आपसे गाहे बगाहे मिलते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह में लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हमारी भी यूथफुल सोच है, बाय द वे। देखिए वो एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, वो कहना तो ऑफ कोर्स आई एग्रीड कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन अब मैं आती तो उसी स्लैब में हूँ, तो इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपका इंटरेक्शन सारे लोगों से रहता है, क्यों वो कैदी नंबर 804 की बात करते हैं और यही बात सारे पाकिस्तान की है, यानी कि 70% पाकिस्तान की ये बात है आज भी। तो क्या ये जो बात की जाती है कि माजी में जैसे कि मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, सारी सियासी जमातों ने जो जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कहा जाता है आज वो कुर्बानियाँ ये तो पार्टी नहीं दे रही है, तो बस कुछ और ही हो रहा है। क्या वाकई आप भी समझते हैं क्या ऐसा है? मेरे ख्याल में अब मैं मानना चाहिए कि माजी में काफ़ी गलतियां भी हुई, ज़्यादतियां भी हुई, और अगर हमारे साथ हुई
तो हमारा भी फ़र्ज़ यही है कि हम वो गलतियां ना दोहराएं। मैं तो दोस्तों को कहता हूँ गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें। 2017 में मियाँ साहब को भी गलत तरीके से निकाला गया, सॉफ्ट कू था। उस वक़्त जो कैदी नंबर 804 हैं उनकी पार्टी ने उसको वेलकम किया था। 2022 में इन्हीं को पीटीआई को भी उसी तरीके से निकाला गया जैसे हमें निकाला गया था। तो हिसाब तो बराबर हो गया है, तो हम आगे चलें, तस्लीम कर लें कि गलतियां हुई हैं, और अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो कोई एक शख्स, कोई एक जमात, कोई एक हुकूमत अकेले मसले का हल नहीं कर सकती, मिलजुल के करना पड़ेगा। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है। वो तो बड़े आराम से बैठे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जेल में बैठे हैं। जेल ही होती है। आई बीन थ्रू दैट, आई नो व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस। तो वो तो हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए किसी का, सियासी बंदे का जेल जाना, और वो कैद ना हक है। लेकिन अब टाइम टू मूव ऑन। और वैसे भी ईद का सीज़न है, तो कुर्बानी की बात करें, सब अपनी कुर्बानी दें और मुल्क की खातिर दें। मुल्क की खातिर दें, दिस इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली। अवाम का जो भरोसा है वो मुल्क के इदारों से सारे उठ गया है। क्या कहेंगे इस पे? ये एतमाद अभी उठा तो पूरी तरह तो नहीं, लेकिन ज़रा ट्रस्ट डेफिसिट ठेस पहुंचा है काफ़ी। और ख़ास तौर पे हम समझते हैं कानून की बालादस्ती उस तरह नहीं है, इंसानी हकूक़ की पासदारी उस तरह नहीं है, आज़ादी सहाफ़त उस तरह नहीं है। तो दीज आर रॉन्ग्स विच हैव टू बी रेक्टिफाइड। और ये ना भूलें, हम ईद के वक्त बात कर रहे हैं तो हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं, थैंक्स टू कायद आज़म। और पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड थ्रू द बैलेट बॉक्स, थ्रू अ पोलिटिकल प्रोसेस। तो हम खुद जमहूरियत की पैदावार हैं, पाकिस्तान जो है, बिल्कुल और कायद आज़म की क़यादत में। तो उस हवाले से में उसकी हमें पासदारी करनी चाहिए, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का विजन था डेमोक्रेसी के बारे में। क्या एक गैर मकबूल हुकूमत, चाहे अभी की हो या माजी की हो, किसी भी वक्त की, वो अपनी साख बचा सकती है? रिजल्ट आपके सामने है। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं तो आपके रिजल्ट भी गलत होंगे। अगर बुनियाद गलत है तो फिर नताइज भी गलत होंगे ना। माजी में जो लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं थी वो फारग हो गए, तो कोई मौजूदा सिस्टम भी कोई उससे फ़र्क तो नहीं होगा ना। इतनी सियासी जमातें बनी हालिया दिनों में, आपने देखा तो आपने उनको देखा कि क्या हुआ। क्या मौजूदा सूरत हाल में जो नई सियासी जमातों के बारे में भी सुन रहे हैं, कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल में अगर कोई जेन्युइन क्रेडिबल लोग कोई नए सोच के साथ, नई विजन के साथ कुछ लाएं तो कुछ ज़रूर मेरे ख्याल में लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक ज़माना था लोग कहते थे कि जी 2 पार्टी सिस्टम है, अब पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तीसरी पार्टी, थर्ड फोर्स का कोई स्कोप नहीं। फिर आपने देखा एक पार्टी आ गई पीटीआई, उन्होंने दोनों को साफ कर दिया। पिछले इलेक्शन में भी देख लिया आपने कि उनके वोट बाकी जो पुरानी पार्टियों से ज़्यादा निकले। तो इसका मतलब है एक रास्ता तो निकल आया और अवाम ने वो रास्ता दिया। क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को, आप इस बात का जवाब दे सकते हैं और पाकिस्तान में किसी के पास नहीं हो सकता, क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा रूस की सज़ा मिली है वाकई? नहीं, वो उससे पहले फैसला हो चुका था निकालने का। वो तो रूस का तो बात 24 फरवरी को हुआ ना। ये पहले जब उनकी गड़बड़ हुई थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जनरल बाजवा से अनबन हुई थी, तो उस वक़्त मामला शुरू हो चुका था। और उससे पहले फिर फैसले हो गए थे कि जिनको निकाला था उनसे सुलह की इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक़्त की, और इनके ख़िलाफ़ फिर तहरीक अदम एतमाद आई। तो उससे पहले वो बहाना बना आखिर में, लेकिन फैसला वो अंदरूनी वजूहात है। वो हाँ, वो अंदरूनी वजूहात थी। कुछ खत्म करने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है। हाँ, वो तो आप बना लेते हैं। अच्छा, बयानिया उन्होंने भी बना लिया, इन्होंने भी बना लिया ऑल टुगेदर। सही, बट द कॉज वाज अर्लियर एंड वो इंटरनल। अच्छा, महमूद रहमान कमीशन पब्लिक की जो रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए जो बात हो रही है, उसकी जो कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करने की, क्या वो नून लीग के हक में होगा अगर वो पब्लिक किया जाता है? तो देखिए जी, हमारे यहाँ, मैं आई एम सॉरी टू से, नालायकी भी है, जहालत भी बहुत है। 1990 में एज अ सहाफ़ी सबसे पहले मैंने छापी थी हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट। मैं सहाफ़ी था अभी बिफोर योर बर्थ, और वो नेशन अखबार में छपी थी। उसकी रिकमेंडेशंस ये हैं, पूरी रिकमेंडेशन मैंने छापी थी 1990 में, सबसे पहले पाकिस्तान में। उसके बाद 2002 में इंडिया टुडे ने छापी थी मुशर्रफ साहब के दौर में। तो ये कोई नई बात नहीं, ये तो 50 साल पुरानी चीज़ है, उसको हमने वैसे ही हर चीज़ को हम खुफिया रखते हैं। तो ये तो नथिंग न्यू एट ऑल। अच्छा, अब एक नई बहस और छिड़ी हुई है इस वक्त जवानों के दरमियान,
बात पुरानी है, लेकिन हमारी नई जनरेशन इसके ऊपर कर रही है बात, और ये भी बड़ी अच्छी बात, मैं तो उसको एज अ पॉजिटिव ले लेती हूँ कि अगर हम अपनी हिस्ट्री को और अपने इवेंट्स को याद रखें, ठीक है बहस होना वो एक अलग है कि कौन किस तरफ खड़ा है, लेकिन एक बहस तो हो रही है, लोगों में शऊर तो आ रहा है, डेवलप हो रहा है। आपसे भी जानना चाहूँगी कि सन 71 में भुट्टो की पोजीशन ठीक थी या शेख मुजीबुर रहमान साहब की? या आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी बहस छड़ी हुई। मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन वो जीते थे, पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था, और वो इलेक्शन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल आगा मोहम्मद याया खान ने, जो सदर मुमलिकत थे, एक मुनसिफाना और आज़ादाना इलेक्शन कराया था। उसके नतीजे में अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में अक्सरियती जमात निकली थी, तो उनका हक था आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक कि वह हुकूमत बनाते, जिसको रोका गया। तो शेख मुजीबुर रहमान बिल्कुल यही तो ज़्यादती हुई, जब मैंडेट को तस्लीम ना करें तो उसके नताइज खराब हो, खराबियाँ पैदा, ये बुनियादी बात थी। खराबियाँ, बिल्कुल खराबियाँ पैदा होना शुरू होंगी। अच्छा, एक और चीज़ है, एक सवाल है, अब मुझे आपकी इजाज़त है तो मैं बिल्कुल कर लेती हूँ कि वही वाली बात है ना कि मैं इस वक्त थोड़ा सा लेवरेज भी ले रही हूँ आपकी प्रेजेंस का भी, क्योंकि आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं और इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपके साथ बैठ के इस वक्त शो कर रही हूँ। मुझे ये बताएं कि मुझे क्यों निकाला का बयानिया वालों ने इमरान खान साहब को क्यों निकाला? हमारे यहाँ देखे जी, क्वेश्चन ये था कि जिस बुनियाद पर मियाँ साहब को निकाला, हाँ, उसी बुनियाद पर इमरान खान को निकाला। उस सॉफ्ट कू जो मियाँ साहब के खिलाफ हुआ 2017 में, उसमें पार्लियामेंट, उसमें जुडिशरी इस्तेमाल हुई थी और इसमें पार्लियामेंट, तो मकसद वही था, रूट मुख्तलिफ था, इस्तेमाल किया गया, तो वो दोनों हिसाब बराबर हो गया। आपको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? अब क्या वो वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बनते नज़र आ रहे हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितनी देर सियासतदान का ये होता है कि सियासतदान की जो सियासी मौत होती है वो डंडे के ज़रिए, कानून के ज़रिए, केसेस के ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए नहीं हो सकती। उसका एक ही तरीका है, वाहिद रास्ता है, अवामी हमायत और बैलेट बॉक्स है। इंतखाबात उसका फैसला करते हैं। एज लॉन्ग ही इज़ अलाइव एंड ही इज़ पॉपुलर और लोग उनको वोट देंगे, उनका मुस्तकबिल है। एज सिंपल एज दैट। बहुत लोग कहते हैं कि उनके ऊपर तो कट लग गया, जैसे नवाज शरीफ साहब के लिए कहते थे। मुझे याद है जब 2018 में 13 में मैं सुनती थी तो उससे ये बातें नहीं जी, आपसे मुझसे पहले क्यों नहीं जाते? 1977 में लोगों ने कहा कि भुट्टो साहब की फांसी हो गई है, पीपल्स पार्टी द पार्टी इज़ ओवर, फारग है। जिस दिन ज़िया-उल हक का दौर का ख़ात्मा हुआ, उनका असैसिनेशन हुआ, उसके फ़ौरन बाद जो इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी पावर में आ गई। तो आप उसकी बात करें। मियाँ साहब एग्जाइल में थे, वापस आए, वो फिर पावर, वो कहते कट लग गया। कट जो है वो अवाम लगाते हैं, कोई फ़र्द नहीं लगा सकता। तो ये हमारा सबक है और ये इंटरनेशनली भी रेलेवेंट है। अच्छा, इंडिया में अभी इलेक्शन हुआ है, लोग कह रहे थे कि जी मोदी का अब दौर शुरू हो गया, ताहयात बीजेपी आरएसएस रहेगी और कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। क्या रिजल्ट हुआ है? उनको तो 303 वोट सीटों से 240 वोट मिले हैं और राहुल गांधी एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इमर्ज कर गया। मैं यही कह रही हूँ कि जो भारतीय इलेक्शंस के मौजूदा नताइज हैं वो बड़े गैर मुतवक्के हैं, बड़े मुस्बत है हमारे लिए। मैं समझता हूँ मोदी की फूक भी निकल गई है, दिमाग ख़राब था, बड़ा तसब्बुब, तजाद और तकब्बर की बुनियाद पर था, मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान दुश्मनी। हाँ। तो लोगों ने बता दिया हिंदुस्तान को। मैं हिंदुस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ, स्पेशली मुसलमानों को और दलित्स को और बाकी जो 26 जमातें जो उनके खिलाफ थी, कि उन्होंने शो कर दिया कि बालादस्ती अवाम के पास है और ताकत है वो वोट के ज़रिए। हाँ बिल्कुल अवाम है जी। अच्छा, ये जब मोदी अब चूँकि एक कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ रहे हैं, बहुत ही कमज़ोर, तो वो जो सख्त फैसले करने की बातें करते थे वो तो अब नहीं, वो फारग हो गया। ये आखिरी टेन्योर है मोदी का, मोदी दौर अब ख़ात्मा हो रहा है और ये अच्छी बात है जो इंडिया के लिए भी, हमारे लिए भी और इस खत्ते के लिए भी। क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही? मेरे ख्याल में एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि उसके जो हलीफ हैं दोनों इलाकाई जमातें, नीतीश कुमार साहब की और चंद्रा बाबू नायडू की, वो पाकिस्तान दुश्मन नहीं है और उनकी सोच असरअंदाज होगी इंडिया की दाखिली सियासत पर भी
और खारजा पॉलिसी। खत्ते की सूरत हाल ओवरऑल थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी, ख़ास तौर पर चूँकि अब हम देख रहे हैं कि ईरान में जिस तरह से अभी एक स्पेस क्रिएट हुआ है, और अब आप ईरान भी गए हुए थे, मैं भी ईरान गया हुए थे, और अभी आप रशिया भी जा रहे जी, हैं ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक मौका है, नादर मौका, स्ट्रेटेजिक स्पेस है। अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म हो चुकी है, CPEC रिवाइव हो रहा है, ईरान सऊदी अरेबिया की सुलह हो गई है, अमरीकी फ़ौज का इनखला हो गया इस खत्ते से। हमें एक मौका है कि हम फ़ॉरेन पॉलिसी में रीजनल कनेक्टिविटी करें, हमसायों से ताल्लुकात ठीक करें, और CPEC के ज़रिए ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उनके साथ ताल्लुकात हमवार करें। अच्छा, आपको इस बात का अदराक है और मुझे भी इस बात का अदराक है थोड़ा बहुत, हमें तो समझ आ रहा है हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ होना चाहिए इस बात की रियलाइजेशन वहाँ है। मेरा ख्याल है जो अभी हाल ही में दौरा हुआ है पिछले हफ्ते, हाँ। प्राइम मिनिस्टर का, और इंटरेस्टिंगली उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, हाँ जी, जो बड़ी अच्छी बात है, जनरल आसिम मुनीर, और जो मुलाकात हुई शी जिनपिंग के साथ, उसमें ख़ास तौर पर मौजूद थे। हाँ। तो एक किस्म का एक गारंटर की तरह लगता था कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, जिसका आजकल महवर है CPEC, उसको फैसला पूरे सिस्टम ने कर लिया है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो या हुकूमत हो, खाकी हो या मुफ्ती हो, जो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि इसको आगे लेके चलना है, और चीन के साथ ताल्लुकात हमारा खारजा पॉलिसी के सतून है। ये बिल्कुल है, आपकी बात भी सही है, लेकिन आप जैसे मिलते हैं, ऐसे मैं भी एक एज अदना सी जर्नलिस्ट अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे मिलती हूँ, ख़ासतौर पे चाइना की CGs और एम्बेसडर्स वगैरह, इन सब के साथ बहुत ज़्यादा हमारे मुलाकातें फ्रिक्वेंटली रहती हैं। जो उनसे हम फीडबैक हमें जो मिल रहा होता है, जहाँ पे वो बेचारे बड़े परेशान हमें नज़र आ रहे होते हैं कि एक सिक्योरिटी का जो मामला है, जो हालिया वो परेशानी चाइनीज़ की जायज़ है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक कहा। पिछले 5 साल में 17 चाइनीज़ मारे गए हैं 6 हमलों में। हमने वादा किया था चाइना को, जब CPEC शुरू हुआ था 10 साल पहले, कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, जो हम देने में अभी तक नाकाम हुए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि शायद इस दौरे के नतीजे में कोई नया निज़ाम सिक्योरिटी का आएगा, जिसमें पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और चीनी प्रोजेक्ट्स, और आपने नोट किया जो शी जिनपिंग की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, सदर शी जिनपिंग ने क्या कहा कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप, पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे चीनी बाशिंदे और चीनी प्रोजेक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये सिक्योर, ये उन्होंने टॉकिंग पॉइंट्स में स्पेशली मेंशन किया। यस, बट इसके साथ एक और भी पॉइंट है ना, सिर्फ ये नहीं, अब जैसे कुछ उनको और भी रिजर्वेशंस हैं, अब जैसे वो लाल फीता, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, वो भी है, लेकिन एक जो उन्होंने मेरे सामने जो हाईलाइट किया, जैसे एक तो सिक्योरिटी का था, दूसरा एक और मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आप यू नो बेटर देन मी एवरीथिंग। तो एक चीज़ और उन्होंने की कि जैसे जो प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के जो गवादर में बने, ठीक है, वो सारे उन्होंने जो तैयार कर लिए, वो प्रोड्यूस भी हो रही है, वहाँ से बिजली हमने मुआवजा देना है अभी 500 अरब रुपया का, वो भी प्लस वो ये कह रहे हैं कि बिजली तो हमारे, क्योंकि हमारा इस वक्त जो डिजास्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल का डिजास्टर हुआ हुआ है, आपकी नॉलेज में बिल्कुल ऐसा। हालांकि इन्होंने जनरेट किया CPEC ने 8000 मेगावाट बिजली। मैं वही उसी पे आ रही हूँ कि इतनी वाफिर मिकदार में हो गई है और वो चल भी रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे मेजर प्रॉब्लम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, वो नालायकी है। चाइनीज ने हमें ऑफर किया था 10 साल पहले, क्या ऑफर किया था कि हम आपकी ट्रांसमिशन लाइंस का बिछा देते हैं। हमने कहा नहीं, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, हम खुद करेंगे। खुद ना उनको करने दिया ना खुद किया, वो यही तो रोल है। ये अफसोसनाक बात है, बिल्कुल जायज़ है, ये गिला बिल्कुल जायज़ है, आप सही फरमा रही हैं। और मुझे अफसोस है कि हमने उनका जो उस वक़्त का एक ऑफ़र था रद्द किया, और हमने कहा हम खुद करेंगे, और यही रेलवे का हुआ, वो उधर फंसा हुआ है। तो जो काम हम नहीं कर सकते, वो चाइनीज़ हमारे दरीना दोस्त हैं, चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ है पिछले 60 सालों से। तो कम से कम अगर उन्होंने मदद कोई ऑफ़र की है आपको, तो हमें कबूल कर लेनी चाहिए। ये बात आप बैठे वहाँ सेनेट में, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें ना, आपसे हम गुजारिश करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे ख्याल में आज इस विजिट के बाद कुछ मुस्बत नताइज आएंगे, कुछ ठोस इक़दाम होंगे। मेरे ख्याल में वो जो पीछे हुकूमत भी है, हुकूमत के पीछे कुछ और भी मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, वो उनको पुश करेंगे, धकेलेंगे। मालूम होगा भी पिछले हफ्ते, ये ईद के हफ्ते से पहले ही हालिया दिनों में बिजली की जो कीमतें हैं वो 3 रुपए वैसे बढ़ा दी, और कराची वालों के लिए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक इस वक्त हमारे लिए जो है ना वो जहर कातिल के मानंद है, तो वो उसने 10 रुपए बढ़ा दिए दोबारा से। तो अब आप बताइए ऐसी सूरत में कहाँ जाएं? ये अंग्रेजी में कहते हैं इसको कोर्स करेक्शन, कि हम अपना किबला दुरुस्त करें, और ख़ास तौर पर जो पॉलिसीज़ हैं
तवानाई के हवाले से, उसको हमें एक इनकलाबी तरीके से ओवरऑल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पैसा ज़ाया हो रहा है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा और फ़ायदा चंद कंपनीज को माजी में हुआ है। सर कुछ हल नज़र आएगा IPP? मेरे ख्याल में नज़र आएगा। अच्छा, ब्रिक्स के लिए आप, सॉरी बीच में रह गई थी बात, आप जा रहे हैं तो क्या होने जा रहा है अब? देखिए जी, ब्रिक्स एक इलाकाई जी, तंजीम बिल्कुल। बहुत बड़ी, जिसमें हमने कहा था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और मैं पिछले साल भी गया था। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको उन्होंने इनवाइट किया, हालांकि बिल्कुल, मेंबर बिल्कुल नहीं है, है, बिल्कुल मुझे एज अ स्पेशल ऑब्जर्वर बुलाया। हाँ। और मैं साउथ माशाल्लाह, अफ्रीका गया। माशाल्लाह, अब उसकी सदारत रूस कर रहा है, उन्होंने मुझे दावत दी है। 16 को कॉन्फ्रेंस है, मैं जा रहा हूँ उधर। तो मैंने ही दबाव डाला हुकूमत पर, माजी की हुकूमत पर, तो फिर हमने अप्लाई भी किया मेंबरशिप के लिए, क्योंकि UAE उसका मेंबर बन गया है, ईरान बन गया है, बिल्कुल है। सऊदी अरेबिया, अरेबिया मिस्र और इथोपिया भी। तो उस हवाले से अब उम्मीद है हमारी एप्लीकेशन भी कंसिडर होगी। लेकिन बुनियादी बात है कि खित्ते में जो तब्दीली आ रही है, ये इलाकाई जो तंजीमात हैं, यही एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, जो एक मुतबादल सोच है, और मगरबी बालादस्ती का ख़ात्मा हो रहा है, और मशरिक़ में और ख़ास तौर पे एशिया, अफ्रीका में नई क़ुव्वतें आगे आ रही हैं। तो हम उस तारीख़ के उस रुख के साथ हैं। वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, जिसमें ये रीजनलिज़म है, इकनॉमिक कोऑपरेशन है, और गज़ा का इशू हो जहाँ जुल्म इतना हुआ है फ़लस्तीनियों का, जहाँ मगरबी दौरे में आ रहे हैं, उसकी मुखालफत भी इन्होंने की, और फिर एक नई सर जंग की है, उसकी भी मुखालफत हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम सही रास्ते पर गामज़न हो जाएंगे। सर, पाकिस्तान की जो यूथ जिसके हवाले से अभी मैंने बात की थी, इसके मैं आपसे इस वक्त जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो हम देखते हैं कि यूथ का जो एक रवैया, जो एक जश्न के साथ जो वो इस वक्त बात कर रहे हैं सारी करने की, या वो मानते नहीं हैं उन बातों को जो उनको समझ में नहीं आती हैं अब इस दफ़ा। तो कहने का मकसद ये है कि वो ये देख रहे होते हैं जब वो बाहर जाते हैं, यूरोप जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तुर्की तक चले जाते हैं, UAE जा रहे हैं, बराबर में कहीं जा रहे हैं, वो ये देखते हैं कि वहाँ हालात बिल्कुल चेंज हैं, वहाँ उनको सारी फैसिलिटीज़ वो नज़र आ रही हैं जो एक जदीद ज़माने में इस वक्त, क्योंकि अब ये जदीद 21वीं सदी का मॉडर्न ज़माना है, उनको मिलनी चाहिए, वो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हालिया दौर में जो नौजवान नस्ल है, जो वो रिएक्ट करती है, वो इसलिए करती है कि वो कहते हैं कि हमें भी वो फैसिलिटीज़ चाहिए जो बाहर मिल रही है, जो एक बाहर के नौजवान को मिल रही हैं, तो उनका ये रिएक्शन सही बनता है। इसके लिए आप अथॉरिटीज़ को क्या कहेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, ताकि वो जो एक नौजवान जो एक 20 से 30 साल तक का, या एक 18 से या 15 साल से लेकर 30 साल तक का जो बच्चा है, वो जो अपनी उम्मीदें और जो अपनी उमंगें उनको वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, हम 21वीं सदी पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तानी अवाम में बहुत शऊर है, हुक्मरानों से ज़्यादा शऊर है अवाम में, इंक्लूडिंग नौजवान। और एक कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर आप देखते हैं, लोगों को मालूम है, सबसे बड़ी चीज़ होती है मुल्क के लिए कैरेक्टर, किरदार, जो कायद आज़म में था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया अपनी किरदार, क़यादत, क़ुव्वत ईमानी से, सियासी जमात के ज़रिए। अगर आप इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में धांधली होती है और कोई बंदा चीटिंग से जीतता है, तो आप क्या सबक दे रहे हैं लोगों को? इसका मतलब है धांधली जायज़ है, चीटिंग करना सही है, हाँ। आगे बढ़ने के लिए चीटिंग ही जायज़ है। तो कितना बड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ये फ्लॉ है। मुझे तो ये फिक्र है कि क्या सबक हम अपनी बच्चों को दे रहे हैं कि अगर आप चीट करें तो ठीक है, आपकी कामयाबी हो सकती, सो व्हाट। तो इसका मतलब है कैरेक्टर फ्लॉ हो जाएगा। कौमी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है, इसको ब्रिज करना, और हमें वो बात करनी जो सही, असूली तौर पर सही हो, कानूनी तौर पर सही हो, इखलाकी तौर पर सही हो। सो दैट इज़ द वेयर प्रॉब्लम। थैंक यू सो वेरी मच मुशाहिद साहब कि आपने अपना बड़ा ऑल द बेस्ट जी, एंजॉय द ईद इन कराची। मुझे मज़ा आ रहा है शहर में, एंड गुड लक टू यू। आपको और आपका प्रोग्राम भी मैं देखता हूँ, तो आप भी हिम्मत हौसले का मैसेज देते हैं, ये मायूसी नहीं। पाकिस्तान में बड़ी जान है, द ग्लास इज़ हाफ फुल। और लोगों को कहें कि भी हमने पाकिस्तान के मसले हल करने हैं, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा कि कोई मसला आएगा करेगा। वी हैव टू डिसाइड अ डेस्टिनी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, बात सही करें, कलमा हक कहें, कॉल ऑफ फेल में तजाद ना हो, मुनाफकत का खात्मा हो, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के फ़ैसले IMF नहीं करेगा, अमेरिका नहीं करेगा,
पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। मगर मुझे वैसे वो आपकी बात पे कॉलो फेल वाली बात पे एक लतीफ़ा छोटा सा याद आ गया आपकी राह से, कि वो बचपन में वो कहते थे ना कि वो कोई दरवाजे पर आया है तो बाप बच्चे को कहता है कि कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो जाके कहते हैं कि अब्बू कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। तो पाकिस्तान की सियासत में कुछ ऐसा भी हो गया है, लेकिन सबको पता चल गया कि वो अब्बू घर पे नहीं है। अब्बू कह रहे थे अब वो पर्दा नहीं डाला उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो वेरी मच जी। नाजरीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।